वायरस क्या होता है? सवाल तो सरल है, ऑप्शन को आराम से देख के बनाइए। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? जवाब दिए सारे बच्चे। गुड इवनिंग स्टूडेंट। और जो मैं आप लोगों को इसमें ना नोट्स देता हूं, सारे को एक बार बता दूं भाई, आप लोग अभी से इस नोट्स को अपने कॉपी में लिखना चालू करिए। ये डिटेल आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, ये हम आपको दे रहे हैं ना, तो उसको लिखना भी चालू करेंगे। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? सारे बच्चे मुझे कमेंट करके जवाब देंगे क्या होता है। देरी हो रहा है भाई, इस टाइम पे ना क्लासेस इसी टाइम पे ली जाती है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है बताओ कमेंट करके। सबको पता है ना, कंप्यूटर को बाधित करने के लिए बनाया गया एक बायोलॉजिकल वायरस। क्या है? बायोलॉजिकल वायरस जो कंप्यूटर को बाधित करता है। यहां पे इसके कुछ टर्म्स है जो आपको दिखेंगे नहीं, मैं समझा दे रहा हूं। यहां पे जो टर्म्स में लिखा है वो समझा रहा बेटा, छोटा ये कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही होता है, एक प्रकार का प्रोग्राम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के अंदर फैल के सभी फाइल्स को क्या करता है? सभी फाइल्स को संक्रमित करता है। और कैसे होता है? आमतौर पर अपनी कॉपी बना के कंप्यूटर के स्पेस को घेर लेता है और क्या करता है? कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर खराब करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को खराब करेगा, इंटरनेट के माध्यम से आ जाएगा या कोई भी डाउनलोड के माध्यम से आ जाएगा और आपके कंप्यूटर को हैंग करना चालू कर देगा। और कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत रूप से डेटा को चोरी करते हैं। मतलब बहुत सारे प्रकार के वायरस के प्रकार होते हैं। वायरस आपको अलग अलग प्रकार से डैमेज करता है बच्चों, जो आगे के क्वेश्चन में मैंने और क्लियर किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वायरस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कमेंट करके जवाब दीजिए बच्चों। चालू हो गया है हॉस्टल वार्डन का कोर्स, ये इसके बाद बात करिए, क्लास के बाद बात करिए ना। वायरस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कमेंट करके बात करिए बेटा। वायरस क्या होता है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कंप्यूटर वायरस? वो करता क्या है वो जवाब दीजिए। सारे बच्चे जवाब देंगे, सब बात करेंगे, पर अभी क्लास के बीच बात नहीं करूंगा, मैं सब चीजें पढ़ा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये सवाल यहां से आएंगे, तो सारे बच्चे इस पे ध्यान देंगे। कंप्यूटर वायरस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अपवाद करना और कंप्यूटर की व्यवस्था को प्रभावित करना। अपवाद करना मतलब कंप्यूटर को डैमेज कर देना और कंप्यूटर की जो भी प्रणाली है, सिस्टम है, उसको हैंग करना। देखिए पहले समझेंगे कंप्यूटर के वायरस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार के वायरस होते हैं जो कंप्यूटर को किस किस टाइप से क्या करते हैं? डैमेज करते हैं बच्चों, ये समझना है। आपने नाम सुना होगा बूट सेक्टर वायरस। मैंने बार बार बोला है कि बूट का मतलब जब कंप्यूटर चालू किया जाता है, सिस्टम चालू किया जाता है, तब ये वायरस यहां पे फैल जाता है। समझना बच्चों होता क्या है? यह वायरस सिस्टम के बूट सेक्टर में संग्रहित होते हैं और कंप्यूटर को बूट करते समय ये कंप्यूटर में आके अपना प्रभाव दिखाते हैं। बूट करना मतलब आप जब कंप्यूटर को चालू कर रहे हो, यह वायरस का प्रभाव सबसे पहले कंप्यूटर के बूट सेक्टर पे होता है और ये स्थायी तौर पे मेमोरी में स्थापित हो जाता है। मतलब ये कंप्यूटर के चालू करते समय एक्टिव होता है और जाके आपके मेन मेमोरी को डैमेज करना चालू करता है बच्चों। ये पहला वायरस हो गया। सेकंड होता है मेमोरी रेसिडेंस वायरस। रेसिडेंस मतलब क्या होता है? रहना। मेमोरी रेसिडेंस वायरस, समझेंगे लाइन को? मेमोरी रेसिडेंस वायरस मतलब रहना। यह वायरस क्या करता है? कंप्यूटर के मेमोरी में तो स्थापित हो जाएगा, स्थापित होने मतलब रेसिडेंट हो ही जाएगा और कंप्यूटर को चालू करते ही गतिविधियों को प्रभावित करेगा और वायरस को नष्ट करने के लिए वायरस को स्कैन करना पड़ता है, ये तो आपको पता ही है। पर ये मेमोरी वायरस है, कहने का मतलब ये मेमोरी में जाके वो हो जाता है, रुक जाता है, रेसिडेंस करता है और आपके कंप्यूटर की गतिविधियों को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है बच्चों। तो ये सेकंड वायरस हो गया। थर्ड होता है माइक्रो वायरस। माइक्रो वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में सवाल यहां से आते हैं। यह वायरस दस्तावेज और प्रोग्राम के मैक्रो कोड के माध्यम से फैलता है। दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट, प्रोग्राम मतलब सॉफ्टवेयर, है ना? इनके माध्यम से आपके कंप्यूटर में फैल जाएगा और ये क्या करेगा? ये वायरस संक्रमित दस्तावेज को अनुपयोगी मैक्रो कोड होता है जो कंप्यूटर को प्रभावित करता है। मतलब ये आपके अंदर के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स के फाइल्स होते हैं, कई फाइल होते हैं, EXE फाइल्स होते हैं, उसको जाके ये डैमेज करना चालू करता है। इसको बोलते हैं मैक्रो वायरस। इस बात को सभी बच्चे ध्यान में रखना बच्चों, ठीक है? अगला वायरस देख लो, रूट किट वायरस। ये भी बहुत फेमस वायरस है जो कंप्यूटर को डैमेज करता है। यह एक कमजोर सुरक्षा की गड़बड़ी उपयोग करके अपर्याप्त तरीके से प्रवेश करेगा। जब आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस नहीं रहेगा, यह आपके कंप्यूटर में आसानी से एंटर कर जाएगा। अब ये का काम क्या है? यह कंप्यूटर के नियंत्रण को पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करेगा, कंप्यूटर को पूरा नियंत्रित प्राप्त करेगा और रूट किट अपर्याप्त छिपाने का उपयोग करेगा। अपर्याप्त छिपाने और उपयोगकर्ता की पहचान लगाने में सक्षम होता है। कहने का मतलब ये आपकी चीजों को छुपा भी देगा, अपनी पहचान बताएगा नहीं, पर इसका प्रवेश कब होता है? जब आपका सिस्टम कमजोर होता है, ठीक है? अगला होता है वर्म वायरस। ऐसा आत्म प्रसारी वायरस मतलब खुद से प्रसार होने वाला वायरस जो कंप्यूटर के नेटवर्क के माध्यम से आता है। नेटवर्क मतलब इंटरनेट से, और वर्म कंप्यूटर की कार्यवाही करने के लिए नेटवर्क के संचार का उपयोग करता है। मतलब आप इंटरनेट का जो उपयोग करते हो, ये फाइल की डेटा को हानि पहुंचाता है और सिस्टम को फैल के अपने नियंत्रण में ले लेता है। तो देख रहे हो कितने प्रकार के वायरस है। ये टॉप 5 वायरस है जिससे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, आगे और समझाऊंगा बच्चों ना। देखो अगला क्वेश्चन का जवाब देंगे, एंटीवायरस का उपयोग क्यों किया जाता है? जवाब दीजिए, एंटीवायरस का उपयोग क्यों किया जाता है? शोभा सोनी, वेलकम टू शर्मा फैमिली, ठीक है? एंटीवायरस का उपयोग क्यों किया जाता है? कमेंट करके सारे बच्चे मुझे जवाब देंगे बच्चों। अच्छा सवाल है ये, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, जवाब दीजिए, कमेंट करके बताइए बच्चों। समय कम लीजिए ना, कभी भी जीके को बनाने के लिए थोड़ा सा समय कम लीजिए। क्या हो रहा है? नो सर कौन है भाई? ठीक है, जवाब दीजिए।
हाँ, एंटीवायरस का उपयोग कहां पे किया जाता है, सबको पता है ना, कंप्यूटर की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। भाई एंटीवर्ड समझ लीजिए, एंटी टैंक होता है, एंटीवायरस भी होता है। एंटीवायरस कई प्रकार के होते हैं, आपको नाम पता होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, टॉप 10 एंटीवायरस को लिख दे रहे हैं। एग्जाम में यहां सवाल पूछा जाएगा, नॉर्टन हो गया, मैकेफे हो गया, अवस्ट हो गया, एवीजी हो गया, कैस्पर स्काई हो गया, बी डिफेंडर हो गया, आइवेरिया हो गया, ट्रेंड हो गया, ई सेट हो गया, मालवेयर बाइट्स हो गया, ये सारे होते हैं। इसके अलावा और भी एंटीवायरस होते हैं, आपने नाम सुना होगा क्विक हिल हो गया, आपने नाम सुना होगा नेट प्रोटेक्टर, ये भी नाम सुना होगा। तो कई प्रकार के एंटीवायरस होते हैं, इनका काम ही यही है कि ये अपडेट हो जाए। जैसे चल रहा है आपका 2023, ये अपडेट हो जाए कंप्यूटर के सारे प्रकार के वायरस। ये जितने भी हम वायरस देखे ना, बूट सेक्टर वायरस, मेमोरी रेसिडेंस वायरस, माइक्रो वायरस, रूट की वायरस, ये वर्म वायरस, इन सबको कंप्यूटर को हानि पहुंचाने से रोके। इनके टॉप 10 एंटीवायरस के नाम याद रखिए। एग्जामिनर सवाल कई बार पूछा है, इनमें से ये क्या है, ये क्या नहीं है, कौन सा एंटीवायरस है और कौन सा एंटीवायरस नहीं है, ये दोनों प्रकार के सवाल एग्जाम में आए हैं। तो एक बार नाम आपको पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक इंटरनेट वायरस क्या होता है, कमेंट करके सारे बच्चे जवाब देंगे। एक इंटरनेट वायरस क्या होता है, कमेंट करके जवाब दीजिए बच्चों, है ना। एक इंटरनेट वायरस क्या होता है, सारे बच्चे कमेंट करके जवाब देंगे। आपको मैं कितनी बार समझाया हूं, वायरस एक्चुअल में क्या होता है, सबको पता है ना। वायरस एक्चुअल में क्या होता है, एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है बच्चों। क्या होता है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही होता है। एक प्रकार से वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही होता है जिसको कोई और भेज के आपके कंप्यूटर को डैमेज करना चाहता है। इस पर डिटेल समझिए। अच्छा, डिटेल ये है, याद रखिए, इंटरनेट वायरस बोले आपको एग्जाम में आंसर लगाना है, वो एक कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है करके, है ना। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस किस तरह से ट्रांसमिट होता है, फैलता कैसे है कंप्यूटर वायरस। कुछ ज्यादा हिंदी में है ये, आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए। कंप्यूटर वायरस कैसे फैलता है, कमेंट करके जवाब दीजिए बच्चों। कंप्यूटर वायरस कैसे फैलता है, मुझे एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि वायरस फैलता कैसे है। ठीक है, जवाब दीजिए कैसा फैलता है। और आपने देखिए तो थोड़ा हिंदी हो गया, पर आजकल एग्जामिनर भी कुछ इसी प्रकार के हिंदी का उपयोग करता है। तो जवाब दीजिए, कंप्यूटर वायरस कैसे फैलता है, सारे बच्चे कमेंट करके जवाब देंगे। देखिए इसका सही आंसर है ए, संकलन प्रसारण पर्याप्त। मतलब या तो किसी चीज को आप समझ लीजिए मेमोरी कार्ड में लाए और डाल दिए, या किसी का प्रसारण ले लिए, या किसी से कुछ डाउनलोड कर लिए। ये 3 शब्द को याद रखिए। अगर इसका इंग्लिश जानना है तो एक बार गूगल में जाके इसको देख लेना बेटा, सबके सब, है ना। देखो अब मैं जो आपको सिखा रहा हूं कि एक्चुअल में कंप्यूटर वायरस फैलता कैसे है। एक तो पहला चीज जो दुनिया जानती है, इंटरनेट के डाउनलोड से। अगर आप किसी भी चीज को इंटरनेट से बगैर सत्यापित किए बगैर, कि आप उसकी जानकारी रखते नहीं हो और किसी भी वेबसाइट से अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करोगे, तो ये कंफर्म है उस फाइल के साथ वायरस एंटर करेगा आपके कंप्यूटर में और आपके कंप्यूटर को डैमेज करेगा। ये आपके तरफ से होता है। सेकंड होता है इन्फेक्टेड ईमेल। अब कई ईमेल आते हैं जीमेल में आपको अटैच फाइल के साथ, अगर आप उसको ध्यान में नहीं दे रहे हो और उसको आप क्लिक करके डाउनलोड कर ले रहे हो, आप ये ध्यान नहीं दे रहे हो कि ईमेल किसका है, किसने भेजा है, तब भी आपके कंप्यूटर में वायरस एंटर कर लेगा। कई चीज ऐसा आता है, कुछ लिंक्स आ गए, कहीं कहीं पे व्हाट्सएप पे लिंक्स आ गए या जीमेल में लिंक आ गए, आप उस लिंक को क्लिक करके अगर उसके अंदर जाओगे तो आपके कंप्यूटर में वायरस प्रवेश आ जाता है, मतलब प्रवेश कर जाता है बच्चों। ये क्या करते हैं कई लोग, ये चीज को हैक करने के लिए करते हैं, ठीक है। और संगठित नेटवर्क, अगर आप कंप्यूटर में या 4 लोगों के साथ एक नेटवर्क में काम कर रहे हो, उसके माध्यम से भी वायरस फैलता है। तो कई बार सवाल ये कुछ 4-5 पॉइंट से आता है कि कंप्यूटर वायरस फैलता कैसे है। इन 4 पॉइंट को याद रखिए बच्चों, ठीक है। अगला सवाल लगा रहा हूं, एक वायरस के बारे में सामान्य मिथक क्या है। मिथक मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है ना। जवाब दीजिए, एक वायरस के बारे में सामान्य मिथ क्या है, क्या है मिथ क्या है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मिथ अबाउट द वायरस। आराम से बताइए, मिथ मतलब गलत बात क्या है, कमेंट करके सारे बच्चे जवाब देंगे। स्टूडेंट सवाल तगड़े हैं, एग्जाम में आते हैं। आज हमने वायरस के टॉपिक को क्लियर किया है ताकि आपके दिमाग में वायरस क्लियर हो जाए कि वायरस होता क्या है करके, ठीक है। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा। हाँ, करेक्ट आंसर के साथ 1-2 बच्चे आ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर भी डाले हैं। इसका मिथ क्या है, तो सही आंसर है बी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वायरस पकड़ने में हमेशा सफल होता है। यह गलत बात है, हमेशा वायरस को एंटीवायरस नहीं पकड़ पाता, क्योंकि वायरस हर समय, याद रखिए क्या होता है, अपडेट होता है। जब तक उसकी कोडिंग को वो नहीं समझेगा, वो उसको नहीं पकड़ सकता। जबकि बाकी ऑप्शन में क्या बोल रहा था, वायरस संक्रमण ईमेल के माध्यम से हो सकता है, ये सही बात है। एक वायरस एक वेबसाइट के माध्यम से आ सकता है, ये सही बात है। एक कंप्यूटर को वायरस संक्रमित करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता है, ये सही बात है। पर गलत बात क्या है कि एंटीवायरस हर बार वायरस को डिटेक्ट करता है, ये गलत बात है। वायरस अपडेटेड रहते हैं, वायरस के आने के बाद उसका एंटीडोट बनता है ना भाई। जैसे कोरोना आया, पहले वायरस लग गया, उसकी पहचान की गई, उसके बाद उसका एंटीडोट बनाया गया जो हमको बाद में लगा। ये पॉइंट को समझे बगैर आप आंसर टिक मत करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, एक ट्रोजन हॉर्स क्या है बताइए। ये वायरस बहुत ज्यादा फेमस वायरस है, इससे एग्जाम में कई बार सवाल पूछे गए हैं। एक ट्रोजन हॉर्स क्या है, सारे बच्चे जवाब देंगे स्टूडेंट। यही आपका प्रैक्टिस है, यही आपकी क्लासेस है। जो डिटेल देख रहा हूं,
आपसे रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को बाद में पॉज कर करके इसके इंपॉर्टेंट नोट्स ले लीजिए, ठीक है। जवाब दीजिए क्या होता है ट्रोजन हॉर्स, क्या करता है वो? करेक्ट आंसर है एक नकली सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को धोखा देता है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि नकली होता है और लोग क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं कि असली सॉफ्टवेयर है और वो धोखा देके आपके इसमें कंप्यूटर में एंट्री करता है। समझेंगे कि आज क्लियर कर लेते हैं कि होता क्या है ट्रोजन हॉर्स वायरस। एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है और एक प्रकार का ये करप्टेड सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है। करप्टेड मतलब समझ लीजिए खराब। ये आपकी गोपनीयता सुरक्षा के लिए इंटरनेट नेटवर्क से डाउनलोड हो जाता है और ट्रोजन हॉर्स की क्रियाओं में संभावित करता है। जैसे वो डेटा है आपका, जो भी आपका डेटा है उसको हानि पहुंचाएगा, आपकी निजी जानकारी, आपकी पर्सनल जानकारी को चोरी कर लेगा और दूसरे को शेयर कर लेगा, ठीक है। तो याद रखिए एक प्रकार का ये दूसरी सॉफ्टवेयर है, करप्टेड सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर में आके आपकी पर्सनल डेटा को या तो डैमेज कर देगा या किसी और के साथ शेयर कर देगा। आज ये क्लियर होना चाहिए ट्रोजन हॉर्स वायरस क्या है। घोड़ा क्या करेगा, यही काम करके जाएगा। अच्छा, ट्रोजन हॉर्स वायरस को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका काम क्या है, ये मेन आपकी गोपनीयता और सुरक्षा को तोड़ता है। ऐसा भ्रम पैदा करेगा कि भैया ये एकदम रियल सॉफ्टवेयर है, पर क्या होता है, ये फेक सॉफ्टवेयर होता है। और ये ट्रोजन घोड़े के रूप में चित्रित होता है। इसका जो वायरस का प्रकार होता है ना, घोड़े के आकार में होता है और ये आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होकर आपके डेटा को क्या करेगा, लॉस कर देगा बच्चों, ठीक है। तो आज ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। हाँ, अच्छा, ट्रोजन हॉर्स के तरीके कैसे फैलता है ये। पहले तो क्या हुआ, करप्टेड फाइल के माध्यम से आप इंटरनेट पे जाओगे, मान लो आपने कुछ चीज डाउनलोड किया, कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, ये उसके साथ आ जाएगा और आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। वायरस संक्रमित ईमेल के माध्यम से भी आ जाता है, कुछ लिंक्स भेजे उसके माध्यम से भी आ जाता है, अगर आप आपस में कुछ नेटवर्क में साझा कर रहे हैं उसके माध्यम से भी आ जाता है, और अगर आप बाहर से कुछ सीडी डीवीडी यूएसबी लगा रहे हो उसके माध्यम से भी आ जाता है बेटा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये डेटा आपका क्लियर होगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन, फिशिंग हमले का उद्देश्य क्या होता है। फिशिंग, अब फिशिंग वो मत समझना कि वो तालाब में जाके, फिशिंग हमले का उद्देश्य क्या है, कमेंट करके जवाब दीजिए बच्चों। टाइमर लगा दूं क्या आप लोगों के लिए, टाइमर लगा दूंगा तो कम से कम एक अर्जेंसी क्रिएट होगा और हम 30 सेकंड लेंगे इसमें ना। ज्यादा समय हम जीके में कंप्यूटर में नहीं करेंगे वेस्ट, हम मैथमेटिक्स को बनाने में करेंगे। 30 सेकंड में जवाब दीजिए। आपको टाइमर लग गया, टाइमर को अब चेंज नहीं किया जाएगा, आपकी एक समय में काम करने के लिए अर्जेंसी आनी चाहिए। जवाब दीजिए, फिशिंग का क्या मतलब होता है। वेरी गुड, शाबाश। 30 सेकंड से पहले मेरे कई बच्चे 30 सुपर 30 बन गए हैं। यस, उपयोगकर्ता का व्यक्तिगत और गोपनीयता की जानकारी को चुराना ही फिशिंग कहलाता है। फिशिंग याद रखना क्या कहलाता है, फिशिंग कहलाता है बच्चों, इस बात को याद रखना। अब इस फिशिंग को आज समझ लेते हैं। कई बार एग्जाम में सवाल आया है, हम पढ़ नहीं पाते कि फिशिंग होता क्या है। देखिए फिशिंग मतलब, अगर आप इसको मछली से रिलेट करो, जाल में फांसना। क्या होता है, जाल में आपको फांस लेगा। इंटरनेट में जब धोखाधड़ी की तकनीक आई, उसी का नाम हुआ फिशिंग। आप धोखाधड़ी देंगे कैसे, या तो आपको जाली वेबसाइट में लाएंगे, ईमेल भेजेंगे, संदेश भेजेंगे, या व्यक्तिगत रूप से आपकी गोपनीय जानकारी जैसे आपका नाम, पासवर्ड, बैंक का खाता, क्रेडिट कार्ड की जानकारी, इन सबको इंटरनेट के माध्यम से चोरी करने की प्रक्रिया, दैट कॉल टू फिशिंग। फिशिंग मतलब जाल में फांसना, ये याद रखना। फिशिंग मतलब जाल में फांसना बच्चों। तो मेरे हिसाब से आप ये फिशिंग वर्ड आएगा तो आपको चीजें अच्छे से डन क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअल में फिशिंग होता क्या है करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वांटम वायरस क्या है। ये बहुत सारे बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे, क्या होता है क्वांटम वायरस। जवाब दीजिए, आपके पास है 30 सेकंड और टाइम लिमिट रखेंगे स्टूडेंट ना। एकदम ऐसा नहीं है कि लंबा लंबा चले, एकदम फिक्स 30 सेकंड में आंसर दिमाग में आ जाना चाहिए। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, पर अगर आपने पढ़ा है तो जवाब दीजिए, क्वांटम वायरस क्या होता है। पहली बार कई बच्चे इसका नाम सुन रहे होंगे, कमेंट करके बताइए क्वांटम वायरस क्या होता है। जवाब दीजिए मुझे प्यारे बच्चों। जो बच्चा पहली बार सुन रहा है हड़बड़ाएगा बिल्कुल नहीं, हम पढ़ा देंगे उसको, एक बार सीख जाएगा, दोबारा उससे गलती नहीं होगा बच्चों। 30 सेकंड पार हो गया क्या। कंप्यूटर वायरस का एक प्रकार जो क्वांटम कंप्यूटिंग का उपयोग करता है। हमने क्वांटम कंप्यूटर पढ़ा है ना, छोटा चीज क्वांटम घड़ी पढ़ा है ना, वो क्वांटम कंप्यूटिंग में काम करता है, उसे बोला जाता है कंप्यूटर वायरस, क्वांटम कंप्यूटर वायरस, ठीक है। ये क्वांटम मैकेनिज्म पे काम करता है, क्वांटम प्रणाली पे काम करता है, इस बात को याद रखना। ये भी तेज होता है, पर ये जो सभ्यता है अभी विकसित नहीं हुई है, मतलब ये अभी आया नहीं है मार्केट में, पर इसके एक दो सवाल हमको देखने को मिलते हैं बच्चों, है ना। चलो समझ लेते हैं कि क्वांटम वायरस क्या होता है। पहला बार आप लोग सुन रहे होंगे क्वांटम वायरस के बारे में। एक हाइब्रिड वायरस, हाइब्रिड क्या होता है ये भी समझ लो। अगर आप मार्केट में जा रहे हो, एक होता है देसी गोभी और एक होता है जिसको सूजी दे दे के बनाया हुआ गोभी। देसी गोभी को देसी बोलते हैं और जिसको जबरदस्ती बनाया गोभी है उसको हाइब्रिड बोलते हैं। उसी प्रकार से हाइब्रिड वायरस जो क्वांटम कंप्यूटिंग का उपयोग करता है, वायरस विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान के आधार पर विकसित होता है। मतलब उसको बनाया भी गया है और वो कंप्यूटर के साथ काम भी करता है, साथ में क्वांटम गेट और क्वांटम सुपरपोजिशन जैसी विशेषताओं का उपयोग करता है और वो आके आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, उसे कहा जाता है क्वांटम वायरस। कई बच्चे पहली बार इस सवाल को देख रहे होंगे,
सिंपल सा याद रखना इसका आंसर। क्वांटम वायरस क्या होता है? एक प्रकार का हाइब्रिड वायरस होता है जो कंप्यूटर विज्ञान, मतलब कंप्यूटर में क्या क्या प्रणाली उस पर तो काम कर ही करिए, साथ में वायरस के विज्ञान को भी एडवांस करके हाइब्रिड करके कंप्यूटर में डाला जाता है, उसे क्या बोला जाता है? क्वांटम वायरस कहा जाता है। इसलिए मैं इतना अंदर पढ़ा रहा हूं इन सब टॉपिक को, क्योंकि जो आप वार्डन का एग्जाम देने जाएंगे 50 नंबर का है, तो 50 नंबर में हल्का सवाल तो 20-30 रहेगा, पर 20 क्वेश्चन थोड़े से अंदर के रहेंगे, इसलिए इतना अंदर आ रहा हूं। स्टूडेंट बताएंगे मुझे कंप्यूटर वायरस की पहचान करने के लिए इस्तेमाल होने वाली एक तकनीक क्या है? देखिए लाइक करना मतलब क्या होता है समझा रहा हूं। अगर आप सब बच्चे लाइक कर देंगे ना तो आपका लग जाएगा अटेंडेंस। सेकंड बार जब मैं वीडियो में अपलोड करूंगा या लाइव आऊंगा तो YouTube आपको नोटिफिकेशन भेजेगा, तो लाइक तो आपका करना बनता है ना भाई, लाइक कर दीजिए। जवाब दीजिए कंप्यूटर वायरस की पहचान, जवाब दीजिए बच्चों, कंप्यूटर वायरस की पहचान करने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? अब ये बताइए कि जो एंटीवायरस काम करता है अंदर में जाके, वो कैसे पहचानेगा कौन सा वायरस कौन सा है, कौन सा ट्रोजन हॉर्स है, कौन सा वॉर्म है, कौन सा रूट कीट है, वो भाई पहचानेगा कैसे? जैसे मेरे को आप पहचानते हो कि मैं शर्मा सर हूं, कोचिंग वाला है ना, शर्मा कोचिंग वाला, मेरे चेहरे से जानते हो, तो पहचानेंगे कैसे? उस पे सवाल है ये। जवाब दीजिए 30 सेकंड इसका कंप्लीट हो चुका है। पहचानेंगे वायरस सिग्नेचर से। जैसे हर आदमी का सिग्नेचर अलग अलग होता है, वैसे ही वायरस का भी सिग्नेचर होता है। सिग्नेचर में साइन करना नहीं, उसके कोडिंग होते हैं। समझा रहा हूं ना? देखो बेटा समझेंगे इस चीज को ना, यहां पे समझेंगे वायरस सिग्नेचर क्या होता है। याद रखना अब तक वायरस के सवाल सरल आए हैं, अगर अंदर गए ऐसे सवाल आएंगे ना। वायरस सिग्नेचर क्या होता है? वायरस की पहचान करने के लिए एक विशेष कोड दिया जाता है, जिसे बाइनरी पैटर्न में होता है वो कोड, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी समझता है। उसको पढ़ने के बाद अगर कंप्यूटर पढ़ ले रहा है, एंटीवायरस पढ़ ले रहा है, तो ऑटोमेटिक किसी कंप्यूटर सिस्टम में कोई फाइल देखी जाती है उसी सिग्नेचर के हिसाब से जो कि एंटीवायरस में है। मान लो किसी के लिए 1 है, किसी के 2 है, किसी 3 है, उसको वो घूम के चेक कर लेता है और बता देता है ये कौन सा वायरस है। वायरस सिग्नेचर उपयोगकर्ता के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा स्कैन किया जाता है और उपयोगकर्ता के सिस्टम में किसी भी फाइल में जो भी सिग्नेचर मैच करता है वहां के वायरस की सूचना देता है बच्चों। तो ये वायरस का सबसे अच्छा 2-3 क्वेश्चन जो कि अलग है, और हम जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें 50 नंबर का है, तो ये पढ़ना जरूरी था बच्चों। ठीक है, वायरस के बहुत अच्छे सवाल हमने यहां तक कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन में जवाब दीजिए भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? अब कई बच्चे ये सोच सकते हैं सर ये सरल क्वेश्चन है। बेटा किसी भी एग्जाम में, दुनिया का कोई भी एग्जाम, यूपीएससी भी है, 30-40 क्वेश्चन एकदम हलवा आते हैं। अगर आपको हलवा क्वेश्चन भी बनाने नहीं आता है तो भी समझ लीजिए आप पास नहीं हो सकते। जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि इसमें और भी टफ क्वेश्चन आने वाले हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? आपने पढ़ा है कभी? कई बच्चों का जवाब आना भी चालू हो गया, 15 सेकंड में जवाब दे दिए। भूगोल पढ़ना भी जरूरी है। 3,86,000 लाख वर्ग किलोमीटर, 3.86 लाख वर्ग किलोमीटर, ये पता होना चाहिए बच्चों। उसके बाद पता होना चाहिए आपको ये डिटेल, क्या भारत का कुल क्षेत्रफल है 3,88,000 नहीं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, है ना। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, इसको भी याद रखना। वर्ल्ड का हम 7वां बड़ा देश है, और याद रखना हम दक्षिण अफ्रीका के मार्किस के पास मारिस द्वीप के समूह में जुड़े हुए हैं, और भारत की समुद्री सीमा में अरब सागर आता है, बंगाल की खाड़ी आती है और हिंद सागर आता है। इस बात को याद रखना, ठीक है। सरल क्वेश्चन था ना। अब बताइए कठिन क्वेश्चन, भारतीय महासागर का पश्चिमी तट कौन सा होता है? जवाब दीजिए बच्चों, जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा? बेटा कौन है? दीपक जायसवाल। थोड़ा सा जवान पे कंट्रोल रखिए, ऐसा मत हो कि मैं तुम पे कंट्रोल रखूं, है ना। थोड़ा सा जवान पे कंट्रोल रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय महासागरों का पश्चिम तट कौन सा होता है? कमेंट करके बताइए बच्चों कौन सा होता है, ठीक है। दीपक जायसवाल कंट्रोल रखिए, हमारे सेशन में अनकंट्रोल व्यक्ति को कंट्रोल से बाहर कर दिया जाता है ना। पढ़ाई करना है तो कंट्रोल रखिए, ठीक है। जवाब दीजिए स्टूडेंट सारे बच्चे, भारतीय महासागरों में पश्चिम तट कौन सा होता है? हाँ, ये कई का सही आ रहा है, म्यांमार। याद रखना पूर्वी तट, पश्चिम तट, ऐसे क्वेश्चन सवाल पूछे जाते हैं जियोग्राफी से, और अगर आपने ये सवाल नहीं पढ़ा है तो पढ़ना जरूरी है। समझेंगे इसको अच्छे से डिटेल में। भारतीय महासागर के ना, भारतीय महासागर के पश्चिम तट होते हैं अरब सागर के साथ, ये क्या रहते हैं? जुड़े हुए हैं। यह तट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों से गुजरते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखना। और इस तट की लंबाई जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लगभग 7,516 किलोमीटर है। इस बात को सारे बच्चे याद रखना। यहां पे सुंदरवन, कोंकण घाटी जैसे इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थल भी है और बहुत सारे धर्म स्थल भी है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पे नोट जरूर रखिए कि इस तट की लंबाई कितनी है, 7,516 किलोमीटर। सारे बच्चे इस पॉइंट को याद रखना बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारतीय माला का हिस्सा नहीं है? भारतीय माला नहीं, पर्वतमाला का हिस्सा नहीं है। सारे बच्चे कमेंट करके बताइए नहीं है। जवाब दिए बच्चों, कौन सा भारत के भारतीय पर्वतमाला का हिस्सा नहीं है? सारे बच्चे जवाब दीजिए बच्चों। ये सवाल पर्वतमाला, पठार, ये पहले टॉपिक है जो भूगोल में आपको पढ़ने हैं, क्योंकि कई बार सवाल यहां से पूछे गए हैं बच्चों। जवाब दीजिए,
भारतीय पर्वतमाला के हिस्से नहीं है। सारे बच्चे मुझे कमेंट करके जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। हाँ जवाब दीजिए, वेरी गुड, 30 सेकंड में जवाब सबका आ गया। करेक्ट आंसर है सह्याद्री पर्वतमाला इज द करेक्ट आंसर बेटा। एक चीज तो पता ना, अगर सबसे पुरानी पर्वतमाला बोलेगा तो क्या लगाएंगे, अरावली पर्वतमाला, पर ये सह्याद्री पर्वतमाला भारतीय पर्वतमाला का हिस्सा नहीं है, याद रखना। इसको समझा देता हूं एक बार, समझेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। सह्याद्री पर्वतमाला भारत के पश्चिम तट के समानांतर चलने वाली, भारत के पश्चिम तट के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, है ना, भारत के पश्चिम तट के समानांतर चढ़ने वाली एक पर्वत श्रृंखला है। यह भारत की पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। इस श्रृंखला में क्या क्या आता है, महाराष्ट्र आता है, कर्नाटक आता है, गोवा आता है, केरल आता है, तमिलनाडु आता है और कुछ राज्य के हिस्सों से यह गुजरती है। सह्याद्री पर्वतमाला को ही पश्चिम घाट भी कहा जाता है। ये वाला पॉइंट याद रखना बेटा, सह्याद्री पर्वतमाला को पश्चिम घाट कहा जाता है। कई बार सवाल यहां से पूछा गया है। बाकी पर्वतमाला में जो जो होते हैं, पानी होते हैं, वन्य जीव होते हैं, जानवर होते हैं, धार्मिक स्थल होते हैं, सब कुछ यहां पे देखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। अब आपने इसको तो 50 बार आपने पढ़ा होगा, तो 30 सेकंड के अंदर जवाब दीजिए ताकि मैं समझ पाऊं आपके आंसर परफेक्ट निकल के आ रहे हैं। जवाब दीजिए बच्चों, आंसर क्या होगा। और याद रखिए कॉम्प्लेक्ट डेटा लेके चलेंगे, ज्यादा ये मत समझना कि ये कर लो, जो डेटा आपको मिल रहा है इस डेटा को परफेक्ट करना है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, ये सरल क्वेश्चन है, आपने कई एग्जाम की तैयारी करते उसका जवाब दिया होगा, सबने दिया है ना, तो 30 सेकंड के अंदर दे दिए हैं, माउंट एवरेस्ट। ये तो सबको पता है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। देखो बेटा डिटेलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके नोट्स में काम आएगा। भारत माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, शिखर है, यह हिमालय पर्वतमाला में स्थित है। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, यह हिमालय के पर्वतमाला में स्थित है। इसका जो लोकेशन याद रखना, ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है, यह है मेन लोकेशन। अगर उस तरफ से देखोगे ना, हिमालय पर्वत में नेपाल और तिब्बत की सीमा पे स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। ठीक है, इस बात को याद रखना। इस पर्वत शिखर में माउंट एवरेस्ट के नाम पर, जिसका मतलब होता है गर्व की ऊंचाई, इस बात को याद रखना बच्चों। ठीक है, अच्छा 2 मिनट। भारत का सबसे ऊंचा है कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा होगा। यहां पे क्वेश्चन गलत छपा है, इसको अपन ठीक कर लेते हैं ना। एक्चुअल में क्वेश्चन यहां पे ये आना चाहिए था, कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर आना चाहिए था। ठीक कर लेना ना। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ठीक कर लो बेटा, हड़बड़ाओ मत। पहला चीज, पैनिक नहीं होना है। अगर कुछ चीज मिस्टेक हो गया है उसको ठीक कर लिया जाएगा। हड़बड़ाना किसी को भी नहीं है, ये हड़बड़ाना नहीं है बच्चा। गलत हुआ है, ठीक कर दिए हैं, ठीक कर लो और नोट्स में कर लेना। याद रखना इसका मेन लोकेशन ये नेपाल और तिब्बत की सीमा से लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन, चलिए जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। नदी गंगा निम्नलिखित में से किस सागर में बहती है। जवाब दीजिए कमेंट करके, कोई बच्चा भी पैनिक ना करे, कुछ चीजें गलत हो जाती हैं उसको हम ठीक कर देंगे। जवाब दीजिए, यह सवाल अच्छा है। नदी गंगा निम्नलिखित में से किस सागर में बहती है, कमेंट करके बताइए बच्चा, किस सागर में बहती है नदी गंगा, किस सागर में बहती है। जवाब दीजिए, ठीक कर दिया गया है, हड़बड़ाइए कोई भी नहीं बच्चों। ठीक है, यह सवाल 30 सेकंड में जवाब आना चाहिए। कहां पे बहती है, अच्छे से जवाब दीजिए। कई बच्चों के रॉन्ग जवाब आ रहे हैं। बेटा नदी गंगा किस सागर में बहती है या गिरती है। गंगा नदी कहां गिरती है रे, हिंद महासागर में गिरती है ना। सब खाड़ी क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, ठीक करो। तो देखो समझा, पहले तो यहां पे मैं डिटेल समझाऊंगा ना, तुमको सब समझ आ जाएगा, समझेंगे, यहां पे समझेंगे। हिंद महासागर में गिरने वाली नदियों को याद करने का ट्रिक, पहले ट्रिक समझेंगे बच्चों, उसके बाद आगे जाएंगे। ट्रिक समझेंगे कि गंगा यमुना की जागी है, और ब्रह्मपुत्र उठकर साथ ले जाएगी, महानदी और कृष्णा नदी बस पार कर जाएगी। 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। हिंद महासागर में गिरने वाली नदियों के नाम है ये, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, नर्मदा, महानदी, कृष्णा। हिंद महासागर में गिरने वाली नदियों के नाम याद कर लीजिए सारे के सारे बच्चे, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। हिंद महासागर में गिरने वाली नदियों के नाम, ये ट्रिक है, 1-2 बार पढ़ेंगे तो चीजें आप लोगों को याद हो जाएगी। स्टूडेंट हड़बड़ाएंगे बिल्कुल नहीं, संयम, यहां पे जो धक धक करता है उसको काउंट डाउन करेंगे। हम अभी क्लास में बैठे हैं, ऊंच नीच ऊपर नीचे में हीरो नहीं बनना है, एग्जाम पास करना है। उसका एक तकनीक होता है, ट्रिक होता है, उसको समझेंगे बच्चों। एकदम काम डाउन बच्चों, ठीक है, आराम से, ये याद हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। अब इस सवाल का जवाब तो दुनिया का कोई भी आदमी दे देगा, तो ये सिर्फ आ गया है, पर कोई बात नहीं, आ गया है तो जवाब दो। ठीक है, कोई बात नहीं, जिनको लगता है रॉन्ग है, हमारा व्हाट्सएप नंबर फ्लैश होता है, आप वहां पे राइट आंसर व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना, हम आपके आंसर को देख लेंगे बच्चों ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हड़बड़ाइए मत, यही चीज एग्जाम में नहीं होना चाहिए। ठीक है, देख लेंगे। चलो इसका जवाब दो।
अब ये तो सबको पता है, ये इसका तो ये क्वेश्चन नहीं बनता है, पर एग्जाम में आ गया है, इसलिए हड़बड़ाना नहीं किसी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल बच्चों, है ना। भारत के महासागर में कितने द्वीप है, कमेंट करके बताइए बच्चों। ये सवाल अच्छा है, भारत के महासागर में कितने द्वीप है, द्वीप, जवाब दीजिए। देखिए मैंने क्या किया है कि बेसिक भूगोल लिया है, अभी बेसिक भूगोल इसलिए लिया है कि देखिए पर्वतमाला दर्रे वर्रे वाले क्वेश्चन तो कराएंगे आज, है ना। ठीक है, देखेंगे नितिन, सबका देखेंगे, जिनका भी टेंशन आ रहा है देखेंगे, पहले आगे चलो, रुको मत, पहले अभी परेशान मत हो क्वेश्चन पे, ठीक है, चेक कर लेंगे उसको भी। जवाब दीजिए, भारतीय महासागर में कितने द्वीप है बेटा, 5 है, 5 द्वीप है, 5, ठीक है। देखो क्या होता है कि हम पढ़ते पढ़ते ये सब क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं, नहीं करना है। ये है आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारतीय महाद्वीप में कितने सर्वाधिक वनस्पति संपदा किस राज्य में है, किस राज्य में सबसे ज्यादा वनस्पति संपदा है। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, भारतीय महाद्वीप में स्थित सर्वाधिक वनस्पति संपदा। इसको मैं थोड़ा सरल कर देता हूं, वनस्पति संपदा मतलब वन से मिलने वाले उपयोगी चीजें, या आपकी संपदा बोल दो, है ना। वन से मिलने वाले उपयोगी चीजें कौन से राज्य में सबसे ज्यादा मिलती है, कमेंट करके बताइए स्टूडेंट, कौन से राज्य में ज्यादा मिलती है। जवाब दीजिए, एमपी, सबसे ज्यादा वन कहां पे है, एमपी में है, करेक्ट आंसर है बच्चों, शाबाश। आज हम सीजी की भी रैंकिंग देखेंगे ना। चलिए पहले इसको साइड करते हैं। देखो भारत को वन में बांटा गया है राज्यों के नाम के हिसाब से, जो भी जहां ज्यादा वन है, सबसे ज्यादा वन पाया जाता है भारत में, वो है एमपी। एमपी में सबसे ज्यादा वन पाया जाता है, तो वन संपदा भी वहीं पे पाया जाएगा, 77,414 वर्ग किलोमीटर, ये याद रखना। उसके बाद आते हैं अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आता है महाराष्ट्र, उसके बाद आता है उड़ीसा, और उसके बाद आता है छत्तीसगढ़। तो 1 2 3 4 5, तो वन संपदा के मामले में सीजी 5वें स्थान पर है, ठीक है। इस बात को याद रखना, सीजी 5वें स्थान पर है, और हमारा वन है 44,805 वर्ग किलोमीटर। दो टाइप का सवाल पूछा गया है कि कौन सा राज्य वन संपदा में सबसे ज्यादा है, तो आप लगाएंगे एमपी, और सीजी का क्या क्रम है तो लगाएंगे 5वां, ये था। बाकी इसका किलोमीटर नहीं पूछता है, पर तब भी एमपी का और सीजी का, इसका दोनों का आपको वन क्षेत्रफल याद रखना है। तो यहां पे सीजी एमपी का है, यहां पे सीजी का है, ताकि छूटे मत। अगर एग्जाम में ये दो क्वेश्चन के अलावा कहीं अगर आपको किलोमीटर दे दिया, कितना फैलाव है करके, कोई बच्चा भी छोड़े मत, मेरा ये कहना है आप लोगों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में थार मरुस्थल कौन सी प्रकार की मरुस्थल है। जवाब दीजिए, राजस्थान में थार मरुस्थल, आराम से पढ़िए बच्चों, इस सारे क्वेश्चन को हमने अच्छा सेट किया है और डिटेलिंग भी दे रहे ताकि आपके नोट्स रेडी हो। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल कौन सी प्रकार की मरुस्थल है, मरुस्थल के भी कई प्रकार होते हैं ना, तो जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, राजस्थान में थार मरुस्थल कौन सी प्रकार की मरुस्थल है, कमेंट करके बताइए मुझे, कौन सी प्रकार की मरुस्थल है बताइए। सभी बच्चों को समझ बेटा, थार है तो थार मरुस्थल होगी ना, थार है तो थार मरुस्थल होगी, है ना, इस बात को याद रखिए, आप समझेंगे ना। देखिए जो थार मरुस्थल है, जो भारतीय राजस्थान की थार मरुस्थल है, उसका एक भाग पाकिस्तान में भी स्थित है, इस बात को याद रखना। जो थार मरुस्थल का फैलाव है, उसका एक भाग पाकिस्तान में भी है। टोटल भाग देखेंगे तो 2 लाख वर्ग किलोमीटर है, और ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, याद रखना। इसमें यहां पानी बहुत कम, ना के बराबर ही गिरता है, ठीक है। ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो आप आंख मूंद के लगाएंगे, थार मरुस्थल है। सारे बच्चे याद करके चले बच्चों, इसका वर्ग किलोमीटर याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आ गया देख लेंगे। चलो बताओ, भारतीय महासागर में, पॉइंट ध्यान रखना, भारतीय महासागर में सबसे गहरा स्थान कौन सा है। भारत की बात हो रही है, जो महासागर भारत से टच पे है, एशिया में आते हैं, एशिया महासागर में आते हैं, उनमें सबसे गहरा पॉइंट कौन सा है, सवाल ये है। 30 सेकंड है आपके पास, मुझे कमेंट करके बताइए। 30 सेकंड बच्चों बताओ, चलो जवाब दीजिए, सवाल अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए बच्चों सभी। भारतीय महासागर में सबसे गहरा स्थान कौन सा है, कमेंट करके सारे बच्चे जवाब देंगे। और देखिए सवाल को बदला गया है ना, सरल सवाल थोड़े सवाल ऊपर लेके आए गए हैं, और ये बहुत कम बच्चे जानते हैं इसका आंसर। इसका सही आंसर हम 30 सेकंड में देंगे। ओके, उसको बोलते हैं निकोबार ट्रेंच, निकोबार ट्रेंच। ये सवाल बहुत तगड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार, समझेंगे होता क्या है। निकोबार ट्रेंच है कहां पे है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पश्चिम के किनारे में स्थित है। यह द्वीप भारतीय महासागर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, याद रखना, ठीक है। कहां पे है, अंडमान निकोबार में। निकोबार ट्रेंच महासागर की सबसे गहरी ट्रेंच में से एक है। इसकी अधिकतम गहराई की माप है 7,258 मीटर, 23,812 फुट। ये लेटेस्ट क्वेश्चन में है बच्चों, लेटेस्ट में है, अगर एग्जाम में पूछ दिया तो आपसे बनना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। चलो करंट अफेयर चालू हो रहा है। विश्व 2023 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप पुरुष एकल कार्यक्रम में कौन स्वर्ण पदक जीता, कमेंट करके जवाब देंगे सारे के सारे बच्चे। चलिए जवाब दीजिए, 2023 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष एकल कार्यक्रम में
कौन स्वर्ण पदक जीता? सारे के सारे बच्चे कमेंट करके जवाब देंगे मुझे। बताओ, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हमने करंट अफेयर भी मेंशन किया है इस बार। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? 2023 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष एकल कार्यक्रम में कौन स्वर्ण पदक जीता? जवाब दीजिए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? आपने पढ़ा इसका आंसर? बिल्कुल सही है, श्रीकांत किंडबी इज द करेक्ट आंसर। नहीं नहीं, सी होगा बेटा, सी। एक दो बच्चे ने सही जवाब दिया, सी होगा करके। इनका गलत हो रहा है, ठीक कर लो ना। श्रीकांत किंडबी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, जवाब देंगे। अगला सवाल, 2023 में भारतीय क्रिकेट वनडे इंटरनेशनल ओडीआई में 10,000 रन बनाने वाले सबसे तेज पहुंचने वाला क्रिकेटर कौन है? कमेंट करके बताएंगे। जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि 2023 में कौन सा भारतीय क्रिकेटर है जो वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 10,000 रन बनाने वाला क्रिकेटर बना है? जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? और ये आपको पता होना चाहिए ये सब आंसर, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर है। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर है, तो सारे बच्चे जवाब देंगे। नहीं नहीं, हाँ, करेक्ट आंसर आ रहा है 30 सेकंड में सब बच्चों का, विराट कोहली। ठीक है, तो याद रखिए, हमको खेल जगत, ऑस्कर अवार्ड, ये सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन रेडी करने हैं, क्योंकि एग्जाम में स्पोर्ट्स सेक्शन से सवाल कई बार पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, ये वन वर्ड है, सिंपल सा आंसर बताइए जाइए। 2023 में आईपीएल का विजेता कौन था? और हमको यह भी बताना है कि आईपीएल किसने जीता, ये तो बताओगे 30 सेकंड के अंदर। हारा कौन, ये भी बताना है आपको। आईपीएल किसने जीता और किसने हारा, ये भी आपको जवाब देना है बच्चों। कौन है जिसने आईपीएल जीता और कौन है जिसने आईपीएल हारा है? इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2023 में किसने जीता है? सबने देखा ना, रविंद्र जडेजा ने क्या किया, चौका मारा आखिरी बॉल पे, सब खुश हो गए। 2023 का बेटा सीएसके है, मुंबई। हारा कौन है? हारा कौन है? गुजरात लायंस इज द लॉस्ट। ठीक है, ये चीज भी याद रखना, चेन्नई जीता है, गुजरात हारा है बेटा। तो करंट अफेयर में सवाल पूछे जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 2023 में एशिया का एथलीट चैंपियनशिप जो 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय एथलीट कौन है? मतलब 100 मीटर में सबसे तेज दौड़ी और जीतने वाली स्वर्ण पदक कौन है? इस एथलीट का नाम पता होना चाहिए बच्चों। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? सवाल स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल इसलिए लिया गया है कि पूछता है। वेरी गुड, सीएसके जीता है और हारा कौन है? वेरी गुड, गुजरात लायंस थे ना। 2023 में एशिया एथलीट्स चैंपियनशिप में 100 मीटर में स्प्रिट रनिंग होती है, स्प्रिट रनिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाली एथलीट का नाम पता होना चाहिए। हाँ, इसमें कुछ गलत भी है, कुछ सही भी है, कुछ बच्चों का गलत भी है, कुछ बच्चों का सही भी है। ठीक है, तो जो गलत है वो गलत है, जो सही है दूती चंद है। ये दूती चंद, कई बच्चे हिमा दास लगाए पड़े हैं। दूती चंद है बेटा, हिमा दास नहीं है, दूती चंद है। ठीक है ना, ये एक दो ही बच्चे ने सही जवाब दिया है, दूती चंद है। और याद रखना, इससे रिलेटेड एक ही सवाल एग्जाम में पूछेगा। क्या पूछेगा? कि ये दूती चंद किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? बेटा पीटी उषा ना कब की रिटायर हो गई है ना बच्चे लोग, याद रखना। कई बच्चों ने हिमा दास लगा दिया है, ठीक कर लेना। वेरी गुड, ठीक है। अगला सवाल, 2023 में 23 विंबलडन चैंपियनशिप महिला एकल खिताब जीतने वाली खिलाड़ी, 23 नहीं, ये 22 होगा ना, 2022 होगा ये। 2022 में विंबलडन चैंपियनशिप महिला एकल खिताब जीतने वाली खिलाड़ी 22, 23 का हुआ नहीं है अभी, अभी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ है बस। जवाब दीजिए, शाबाश बच्चों, 22 है। हाँ, इसको मैं यहां पे ऑन कर दूं क्या? चलो ऑन कर दिया बच्चों। जवाब दीजिए, 2022 में विंबलडन चैंपियनशिप महिला एकल खिताब जीतने वाली खिलाड़ी कौन थी? बिल्कुल सही, और बिल्कुल कई बच्चों गलत, कई तो बहुत सही जा रहे हैं, कोई बच्चे गलत जा रहे हैं। आशेल बार्टी ने जीता था। ठीक है, याद रखिए, ये हमने करंट अफेयर का डिटेलिंग वीडियो कराया हुआ है। ठीक है, ऐसे सवालों को गलत नहीं करना बच्चे। जिन बच्चों से गलत हो रहा है, कहां चला गया? वीडियो गायब हो गया क्या? जिन बच्चों से गलत हो रहा है थोड़ा सा ध्यान देना है ना। असल बार्टी थी, विंबलडन की बात हो रही है, कई तो अलग अलग जवाब दे रहे हैं, एक दो लोगों का जवाब सही है। जवाब देंगे 2023 में, ये हो गया AIEBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय बॉक्सर कौन थी? देखिए, ये बताने का मकसद क्या है? जवाब दीजिए, भारतीय बॉक्सर कौन थी? अटक तो नहीं रहे ना? कमेंट करो मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट करिए। सारे सवाल बहुत अच्छे हैं, बहुत तगड़े हैं। ये सभी सवाल को आपको पढ़ना चलना है, पढ़ के चलना है ना। तो जवाब दीजिए, कौन थे? जवाब दीजिए बच्चा, कौन थे? हाँ, करेक्ट आंसर 30 सेकंड में आ जाना चाहिए। फिर मैरी कॉम, चीजें बदल गई है रे।
अमित पंगाल थे, अमित पंगाल। हाँ, एक दो बच्चे जवाब दे रहे हैं सही, बाकी मैरी कॉम नहीं बेटा, वो हो गया मामला खत्म उसका। तो देखो इससे क्या होगा, ये सवाल ये नहीं पूछ सकता, मेरे को लगता है एक सवाल पूछ सकता है, ये किस खेल से संबंधित है, ये किस खेल से क्या है आपका संबंधित है, ये सवाल आपका पूछ सकता है। तो अमित पंघाल किससे है, बॉक्सर है, याद रखना। अमित पंघाल मतलब अमित से पंगा मत लेना वरना पंच मार देगा, अमित से पंगा मत लेना वरना पंच मार देगा। तो किससे संबंधित है ये बॉक्सिंग से संबंधित है बच्चों, इस बात को याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2023 में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 2023 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 23 था कि 22 था रे? हाँ 23 में मैच नहीं है, 24 में है ना। क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ था हमारे यहां? 23 में हुआ था ना। हाँ जनवरी में हुआ था क्या? हाँ 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 ठीक, रोहित शर्मा थे, रोहित शर्मा थे। 23 में हुआ था, 22 में हुआ था क्रिकेट वर्ल्ड कप रे? 23 में हुआ था कि 22 में हुआ था? हाँ रोहित शर्मा तो है, सही है, रोहित शर्मा तो है। कौन जीता था बताओ मेरे को कमेंट करके बेटा, कौन जीता और कौन हारा? कौन जीता और कौन हारा? जवाब दो, कौन जीता था? अभी होगा सर, अभी होगा, वो है एशिया कप है, एशिया कप से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। 22 का था ना, 2022 में हुआ था ना, वो तो एशिया कप है। क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ था? अच्छा 23 में है, अच्छा होगा तो रोहित शर्मा। अच्छा ये ठीक 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 ठीक, तो फिर कहां से कौन जीता कौन हारा? ये वो टेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात हो रही होगी, यहां पे क्वेश्चन छूट गया है। एक्चुअल में ये सवाल ऐसे है बेटा, इसको ठीक कर लेना ना। ये सवाल ऐसे है, आईसीसी टेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के कैप्टन कौन थे? तो रोहित शर्मा है। जीता कौन? ऑस्ट्रेलिया। मिसप्रिंट हो गया था, हारा कौन? भारत। ये एक्चुअल में मिसप्रिंट हो गया था, ठीक है। 2023 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय कुश्ती खिलाड़ी कौन थी? 23 नहीं है, एक्चुअल में हमारा जो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। जवाब दीजिए, 2022 में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय कुश्ती खिलाड़ी कौन थी? हाँ एक्चुअल में टाइपिंग करते वक्त ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसलिए 23 लिखा गया है। किसने जीता था वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक? जवाब दीजिए, किसने जीता? याद रखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। आज थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग ज्यादा हो गया लगता है, याद रखिए। अभी ये लोग धरने में भी है। जवाब दीजिए कौन जीता है? विनस फोगाट इज द करेक्ट आंसर बच्चों ना, ठीक है। वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया होगा, विनस फोगाट है ना बेटा। जो हमारे यहां महिलाएं हैं, एक आपको ट्रिक बता दे रहा हूं मैं, जितनी भी महिला खिलाड़ी है उनके खेल तो आपको याद रखने होंगे। जितनी भी महिला खिलाड़ी है उनके खेल आप याद रखिए बच्चों। जितनी भी महिला खिलाड़ी है जो अपना वेट लिफ्टिंग में है, पावर लिफ्टिंग में है, हॉकी में है, या क्रिकेट में है, या रेसलिंग में है, सारे बच्चे उनके खेल याद रखिए, उनके खेल सवाल आता है। 2000 ये भी 22 है ना बेटा, 22 है ये। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? हाँ ये भी 22 ही है ना, एक्चुअल में बोला ना टाइप राइटिंग मिस्टेक हो गया है आखिरी में। फ्रेंच ओपन जीतने वाले टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब जीतने वाले खिलाड़ी, कभी कभी हो जाता है, सभी इंसान है और इंसान से ही गलती होती है, तभी तो बोलते हैं कि सबके सब इंसान है। फ्रेंच ओपन 2022 में टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? कमेंट करके बताओ मुझे कौन है वो। बिल्कुल सही जवाब प्रीति भारती, ये नई लड़की ऐड हुई है और सही जवाब दे रही है, वो है राफेल नडाल। करेक्ट प्रीति, शाबाश। कई बच्चे ऐसे हैं जो सही जवाब देते हैं, करेक्ट है, तुक्का नहीं लगाते हैं और सही जवाब देते हैं। राफेल नडाल याद हो जाना चाहिए आंसर, ये आंसर गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो 2023 में एएफसी एशियन कप विजेता बने भारतीय फुटबॉल टीम कौन सी थी? बहुत प्यारा सवाल है ये, जवाब दीजिए। 2023 में एएफसी एशियन कप में विजेता बने भारतीय फुटबॉल टीम कौन सी थी? जवाब दीजिए, अभी हाल ही की बात है ये, जवाब दीजिए। अच्छा यहां पे थोड़ा सा गलत हो गया ना, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया है, ये ठीक कर लो यार, आज मेरे टाइपराइटर से बहुत गलती हो गई है। क्वेश्चन ये है कि 2023 के एफएस एशियन कप विजेता बने फुटबॉल टीम कौन सी है? फुटबॉल टीम कौन सी है? वो थोड़ा सा वहां पे काटो, आंसर लगाओ। ईरान ने जीता है एशियन कप 2023 का। एशियन कप 2023 का कौन जीता है? ईरान जीता है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया प्रिंटिंग में, इसलिए क्वेश्चन ऊपर नीचे जा रहा, पर कोई बात नहीं,